डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। और आज का टॉपिक है मार्केंशिया। हम लोग ब्रायोफाइट्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और हमने ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केंशिया के क्या कैरेक्टर्स हैं। तो हम मार्केंशिया भी उन्हीं हेड्स में पढ़ेंगे, यानी इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इसका एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर और फिर रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केंशिया का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो डिवीज़न तो आपको पता ही है, ब्रायोफाइटा। क्लास है इसका हिपैटिकॉप्सीटा, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन्हें ही लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है। ऑर्डर मार्केंशियल्स और फैमिली मार्केंशियेसी। तो हम लोग शुरू करते हैं जीनस मार्केंशिया। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लगभग 65 स्पीसीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से 11 स्पीसीज़ इंडिया में रिपोर्टेड है। तो इसे कैसी जगह पसंद है? ये टेरेस्ट्रियल तो है ही, क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हैं ही। तो ये टेरेस्ट्रियल तो आ ही चुके हैं, लेकिन इन्हें मॉइस्चर या वाटर कंटेंट अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कहाँ पर ग्रो करेंगे? ऐसी टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे ग्रो करेंगे जो कि मॉइस्ट है, शेडी है और डैम सॉयल है, जैसे मॉइस्ट रॉक्स है, इवन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये बर्न सॉइल पर भी ग्रो कर सकता है। इसका मतलब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प कर सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बैरन लैंड का एक फुलफिल फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना। तो उसके लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी होती है, और कितनी अच्छी बात है कि मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा बर्न सॉइल पर भी ग्रो कर सकता है। इस तरीके से और ज़्यादा नई स्पीसीज़ को आने का वहाँ पर मौका देता है। मार्केंशिया की प्लांट बॉडी भी गैमेटोफिटिक है। इसका मतलब ये भी हैप्लॉइड इन नंबर है, और ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड तो है ही है, साथ में यहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। डॉर्सल सरफेस पे अगर हम देखें तो हमें एक मिडरिब का रीजन दिखाई देता है, जो एपिकल नॉच तक फैला हुआ है, और एपिकल नॉच टिप पर एक सप्रेशन है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, यानी हर बार टिप जो है ये आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाने वाली है। तो डॉर्सल सरफेस पे हमें इसके अलावा जेमाकप भी दिखाई दे सकते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी दिखाई दे सकते हैं जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो आपको जो मीडियन ग्रूव दिखाई दे रही है वेंट्रल सरफेस पे, इसी के दोनों ओर आपको राइजोइड्स और स्केल्स दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर राइजोइड्स दो तरीके का प्रेजेंट है, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वॉल्ड का मतलब है इसमें आउटर और इनर दोनों ही लाइनिंग स्मूथ है, ये लिविंग है, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में तो हेल्प करता ही है, साथ में एंकरेज में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ट्यूबरकुलेट, इसमें इनर लाइनिंग पेग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इनिशियली तो ये भी लिविंग होते हैं, लेकिन वेरी सून एट द मैच्योरिटी ये अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट कर देते हैं। तो दोनों ही तरह के राइजोइड्स वाटर रिटेंशन, इसके एब्जॉर्प्शन और एंकरेज में, यानी कि प्लांट बॉडी को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके साथ लगे हुए हमें स्केल्स भी दिखाई दे जाते हैं। आपने देखा होगा रिक्सिया में स्केल्स थैलस के मार्जिन्स पर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर ये स्केल्स राइजोइड्स के साथ ही प्रेजेंट हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया आपको रिक्शिया और मार्केंशिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप इसके थैलस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्केल्स यहाँ भी पर्पल कलर की ही है, इसका मतलब इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पर यहाँ पर स्केल्स दो तरह की है, अपेंडिकुलेट एंड लिक्यूलेट। अपेंडिकुलेट इसका मतलब ये मल्टीसेलुलर तो है ही, लेकिन यहाँ पर इसके टिप पर एक अपेंडेज प्रेजेंट है, जो कि सब राउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये लार्ज वेज शेप की खुद है, और इसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग अपेंडेज कह रहे हैं वो प्रेजेंट है। लिक्यूलेट इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, और टंग लाइक इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ी सिंपल भी है क्योंकि इसमें अपेंडेज प्रेजेंट नहीं है। स्केल्स जो है ये म्यूसिलेज भी सिक्रीट करती हैं, और
प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं डेसिकेशन से। गैमेटोफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमें इसका VTS देखना होगा। VTS मतलब वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, यानी अलग अलग चैम्बर्स हैं और उसके अंदर ढेर सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच भी, और इसमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तभी ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और हर एक चैम्बर बैरल शेप के एयर पोर से ओपन होता है, यानी ये एयर पोर एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेटिक जोन के जस्ट नीचे यानी वेंट्रल साइड की ओर बढ़ते हुए स्टोरेज जोन है, और यहाँ पर फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि स्टार्च के रूप में होता है। इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स और कुछ म्यूसिलेज बॉडी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो ये वेंट्रल स्टोरेज रीजन है ये लोअर एपिडर्मिस से लिमिट किया जाता है, और इसी लोअर एपिडर्मिस से ही निकलते हुए हमें रॉइजॉइड्स और मल्टीसेलुलर स्केल्स दिखाई दे जाती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें हम अगर, तो मार्केंशिया में वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो वेजिटेटिव की बात करें हम तो फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड जेमा। सम टाइम कुछ लोग जेमा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मान लेते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। कप लाइक स्ट्रक्चर्स है जो आपको इजीली डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिल जाएगा। जेमा कप्स के अंदर ढेर सारी जेमी फिल्ड होती हैं। अगर हम एक जेमी की बात करें तो ये एक बाइकॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें नॉचेस प्रेजेंट होती हैं जहाँ से जर्मिनेशन अचीव किया जाता है। तो यहाँ पर राइजोइडल सेल और स्टॉक भी प्रेजेंट है। वेंट्रल सरफेस पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी ग्रो हो रही हैं, जो कि अलग होने पर एक नए प्लांट में ग्रो कर सकती हैं। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि यहाँ पर भी ओगैमस टाइप का ही है, और यहाँ पर डायोशियस प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हेट्रोथेलिक होता है। यहाँ पर मोनोशियस प्लांट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं मार्गेंशिया में। तो यहाँ पर स्पेशल रिसेप्टिकल्स होते हैं जो कि गैमेटोफोर कहलाते हैं। इन्हीं रिसेप्टिकल्स में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो मेल रिसेप्टिकल जिसमें एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर। इसी तरह फीमेल स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। इसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। दोनों ही स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। जब हम फोर वर्ड का यूज करते हैं तभी हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो एंथ्रीडियोफोर की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग स्टॉक से लगा हुआ डॉर्सल सरफेस पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि टर्मिनली यानी ऊपर जाके 3 से 9 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये ऊपर के डिस्क जो है इसमें फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स से अल्टरनेट करते हुए एंथ्रीडियल चैम्बर्स प्रेजेंट है। इन एंथ्रीडियल चैम्बर्स में सिंगल एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम यहाँ पर टेनिस रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टॉक बहुत छोटी सी है, और यहाँ पर सिंगल लेयर की जैकेट है एंथ्रीडियम की, जिसके अंदर एंड्रोसाइट सेल्स भरे हुए हैं, और यही एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोज होके एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म सेल बनाएंगे। तो एंथीरोजॉइड्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएट, स्मॉल और बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम आर्चिगोनियोफोर को अगर देखें तो ये भी एक लॉन्ग स्टॉक पर बना हुआ 8 लोब्ड डिश, और हर लोब में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। आर्चिगोनिया यहाँ पर सेमी सेसाइल या सब सेसाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी स्टॉक बहुत ही छोटी है। मोस्टली ये एम्बेडेड है आर्चिगोनियोफोर में। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों ही एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रो कर रहे हैं। मैच्योर आर्चिगोनियम की बात हम करें अगर, तो ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें स्टॉक फ्यू सेल्स की होती है, और वेंटर इसका बहुत ही ग्लोब्यूलर है, और नेक बहुत लॉन्ग है। तो नेक को हम 6 सेल्स से देख सकते हैं कि नेक्स यहाँ पर 6 सेल्स की है। 4 कवर सेल्स ये कवर्ड है। नेक के अंदर नेक कनाल सेल्स हैं जो कि 4 to 6 से नंबर हो सकती हैं,
इसके अलावा एक वेंटर कनाल सेल है और उसके साथ ही एक बिग नेकेड एग प्रेजेंट है। यहाँ भी जैकेट लेयर सिंगल ही है। तो फर्टिलाइजेशन अगर देखें हम तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ भी वाटर एसेंशियल है, क्योंकि बिना वाटर के एंथीरोजॉइड्स ना तो लिबरेट होंगे और ना ही वो आर्चिगोनियम तक पहुँच पाएंगे। तो चूँकि ये एक डायोशियस प्लांट है, तो अगर मेल और फीमेल आसपास प्रेमाइसेस पे ग्रो कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, और ऐसे में फर्टिलाइजेशन स्मूथली अचीव किया जा सकता है। तो रेन ड्रॉप्स या ड्रू ड्रॉप्स जो इनकी वजह से थैलस पर वाटर फिल्म बन जाती है, इन्हीं वाटर की मदद से एंथ्रीडियम की जो स्टेराइल जैकेट लेयर एक पोर बना लेती है, और जिसमें से एंथीरोजॉइड्स स्विम करके बाहर आ जाते हैं और वाटर फिल्म में तैरने लगते हैं। वाटर ड्रॉपलेट की हेल्प से ही ये आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं। आर्चिगोनियम में अगेन कवर सेल्स जो है सेपरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल वाटर को सक कर लेती हैं और डिसइंटीग्रेट होकर एक म्यूसिलेजिनस पाथ क्रिएट करती हैं। इसके अलावा कुछ म्यूसिलेज जो है ये टिप पर भी ऊज आउट कर जाता है, जो कि केमिकली अट्रैक्ट करता है एंथीरोजॉइड्स को, या हम कह सकते हैं गाइड करता है एंथीरोजॉइड्स को कहाँ पहुँचना है। फिर एंथीरोजॉइड्स इसी पैसेज से नेक के अंदर आ जाते हैं और वेंट्रल कनाल सेल चूँकि डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, तो ये सीधा सीधा एग सेल तक पहुंच जाते हैं और एक एंथीरोजॉइड या एक स्पर्म सेल एक एग को फर्टिलाइज करता है और फिर ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है। मैच्योर स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो ये फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड है, जो कि कैलिप्ट्रा की प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है। इसके अलावा इसमें स्यूडो इन्वॉल्कर की पेरिगीनियम लेयर भी प्रेजेंट है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो फूड का काम क्या है? एंकरेज का काम है, जो कि गैमेटोफिटिक टिश्यू में एंकर्ड है और यहीं से न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। सीटा का काम फूड और कैप्सूल में कनेक्शन प्रोवाइड करना है, जबकि कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर है, जिसमें सिंगल लेयर की कैप्सूल वॉल प्रेजेंट है और अंदर स्पोरोजीनस मास है। यही स्पोरोजीनस मास ही स्पोर्स और इलेटर्स बनाता है। तो इलेटर्स हमें पता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, तो सो एट द टाइम ऑफ डेhiscence या डिस्पर्सल में ये इलेटर्स बहुत हेल्प करते हैं। एट द टाइम ऑफ डेhiscence जब इसमें स्पोर्स और इलेटर्स बन गया है, यानी कि कैप्सूल बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, उस टाइम पर कैप्सूल जो है ये पुश किया जाता है सीटा के द्वारा बाहर और ये कैलिप्ट्रा से बाहर निकल जाता है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ चुका है और अब इसमें मल्टीपल स्लिट्स बन जाते हैं, जिन स्लिट्स की हेल्प से ये स्पोर्स और इलेटर्स एस्केप करते हैं। तो इलेटर्स आपको पता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और ये ज़्यादा मदद करते हैं कैप्सूल वॉल को रप्चर करने के लिए। इसी तरह से इलेटर्स और स्पोर्स एयर और वाटर की मदद से दूर दूर तक फैल जाते हैं। यहाँ पर जो इलेटर्स हैं ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर थिकनिंग्स प्रेजेंट है, थिकनिंग बैंड्स। स्पोर्स राउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर लेयर जो है ऑर्नामेंटेड है और इनर लेयर स्मूथ है। मार्केंशिया के स्पोर्स पूरे 1 साल तक के लिए वाइबल हो सकते हैं। ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज स्पोर्स आर जर्मिनेटेड, और ये ही गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, तो ये गैमेटोफाइट ही बनाएगा। तो आगे चल के इसमें राइजोइड्स और पूरा गैमेटोफिटिक टिश्यू यानी कि कंप्लीट प्लांट थैलस बन जाएगा। तो मार्केंशिया को हमने यहाँ पर पूरा कवर किया, मार्केंशिया के स्ट्रक्चर के बारे में जाना और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।